हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव त्रिपाठी, स्टडी विद गौरव में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने ख़त्म किया था पर्यावरण के बेसिक क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर 1 था। आज चैप्टर 2 पारिस्थितिकी एंड पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के क्वेश्चन बताऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। Subscribe to my channel Study with Gaurav for the latest updates. चलिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पार्क, ऑप्शन बी अर्नेस्ट हैक्कल, ऑप्शन सी टाल्मे एंड ऑप्शन डी मेंडल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है अर्नेस्ट हक्कल। अर्नेस्ट हक्कल जो थे एक इकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया। इसलिए इसका जो सही आंसर हुआ वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे दी गई है। हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी। ऑप्शन ए टांसले, ऑप्शन बी लिंडमैन, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हक्कल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि क्या इसका आंसर सही है। तो दोस्तों, अगर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अर्नेस्ट हक्कल। अर्नेस्ट हक्कल को ही इकोलॉजी का फादर कहा जाता है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ टांसले की, टांसले जो थे उन्होंने इकोसिस्टम दिया था। इकोसिस्टम का जो सबसे पहले प्रतिपादन किया था वो टांसले ने किया था। और अगर मैं ऑप्शन बी लिंडमैन की बात करूँ तो लिंडमैन जो थे इन्होंने 10% लॉ दिया था। 10% नियम दोस्तों ये कहता है कि अगर एक देखिए प्राथमिक उत्पादक होता है, फिर द्वितीयक एंड तृतीयक। तो यदि एक जीव किसी दूसरे जीव को खाता है, सपोज डैट अगर सांप ने छछूंदर को खाया, तो उस छछूंदर का केवल 10% ही मीट की एनर्जी उस सांप को मिल पाएगी। या अगर मैं बोलूं कि अगर एक शेर ने एक खरगोश को खाया, तो जो खरगोश होगा, खरगोश का जो एनर्जी, जो टोटल मीट है, उसका जो वेट है, उसका 10% एनर्जी ही जो शेर है उसके शरीर में ट्रांसफ़र हो पाएगी। इसे बोलते हैं दोस्तों 10% का नियम, जो कि लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप क्या है। विच ऑफ द टेम्परेचर इज टू हाईली रिएक्टिव ऑफ द एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 10 से 12 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है वो फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले फ्रेंड्स आप एक काम करिए कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी आपके जैसे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो को फ़ायदा हो पाए। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस किए बिना मत रहें। बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेम्परेचर पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। विकृतीकरण मतलब डीजनरेशन, अर्थात टूटना। विकृतीकरण मतलब उसमें टूटन उत्पन्न हो जाना, अर्थात टूट जाना, अर्थात वो एक तरीके से मान लें उनकी डेथ हो जाना एंजाइम की। तो इसका ऑप्शन ए 60 से 70 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 70 से 80, ऑप्शन सी 85 से 90 एंड ऑप्शन डी 55 से 65 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो एंजाइम होता है उनकी डेथ हो जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है। जो वेपोराइजेशन होती है, जो कि आपने देखा होगा कि रात के समय पौधों की पत्तियों के ऊपर हल्की हल्की बूंदें आ जाती हैं, जिसे हम वेपोराइजेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये किस प्रकार की क्रिया है बताना है। ऑप्शन ए वायवी, ऑप्शन बी भौमिकी, ऑप्शन डी जैविकी या ऑप्शन डी अजैविकी। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी जैविकी। दिस इज ए बायोटिक प्रोसेस। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की अगर मैं बात करूं तो जब रात में
हवा जितनी तेज चलेगी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतनी तेज होगी। वाष्प का उत्सर्जन अर्थात पत्तियों में या पौधे में जो जल की मात्रा होती है वो रात के समय उसकी पत्तियों में बूंद के रूप में आ जाती है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसका ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी लाइट एंड ऑप्शन डी ह्यूमिडिटी। ताप, दाब, प्रकाश और आर्द्रता। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या ऑप्शन सही होगा। हरी अब दोस्तों, आपके बाद मैं बताता हूँ। मैं जितने ये सीरीज स्टार्ट की है फ्रेंड्स, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने इसको देख ली तो आप यकीन मानिए कि जितने भी इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो आपके 99% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 1% तो दोस्तों कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है लाइट, ऑप्शन सी लाइट। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान किस देश में है? लोएस्ट का मैदान किस देश में है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी वियतनाम। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है चाइना। चाइना में लोएस्ट का मैदान पाया जाता है। लोएस्ट के मैदान की अगर मैं बात करूं तो जो डेजर्ट होता है वहाँ पे जो रेत पड़ी होती है तो हवा के द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ा के ले जाने पे वहाँ पे चारों बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेती है वो बालू, जिससे एक मैदान बन जाता है जिसे हम लोएस्ट का मैदान कहते हैं। चाइना में जो यांगत्से कियांग और सीकियांग नदियाँ हैं, इन नदी घाटियों में मैक्सिमम इस प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? विच ऑफ द एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर वेपोराइजेशन? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी पोटेशियम एंड ऑप्शन डी बोरान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पोटेशियम। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कई प्रकार के एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पूछे ही गए हैं, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटली बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 है, चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ऐसे पौधे जो चूना प्रधान मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है, तो ऐसे मृदा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोकोल्स, ऑप्शन बी कैल्सिकोल्स, ऑप्शन सी फाइकोकोल्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो फ्रेंड्स ऑप्शन बी कैल्सिकोल्स। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो ऑप्शन ए जो है वो हाइड्रोकोल जो वाटर से संबंधित है, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच मान पे होता है? 4 पीएच मान दिए गए हैं। पीएच मान दोस्तों वह वैल्यू होती है जिस वैल्यू से पता चलता है कि वो चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है। एसिडिक अगर कोई चीज़ होगी तो जो उसका पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा, और जो बेसिक होगी उसका पीएच मान 7 से अधिक। सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होता है वो नींबू का रस होता है, नींबू, जिसका पीएच मान 2.4 होता है। 2.4 किसका? नींबू का। ओके, तो इसमें जो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, तो ऑप्शन ए 5.5 से 7, ऑप्शन बी 6 से 7.5, ऑप्शन सी 8 से 9.5 एंड ऑप्शन जी 4 से 6। तो इसका जो सही है वो ऑप्शन बी 6 से 7.5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी ब्रोमीन एंड ऑप्शन डी पोटेशियम। सही आंसर बताइए। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो तत्व होता है उस तत्व को उपस्थिति में ही क्लोरोफिल का निर्माण होता है, तो इसका ऑप्शन ए मैग्नीशियम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। इनमें से कौन सा जल है जो पौधे अपनी जड़ों में अवशोषित करते हैं? ऑप्शन ए गुरुत्व जल, ऑप्शन बी अधोभौमिक जल, ऑप्शन सी केशिका जल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी केशिका जल। केशिका जल वो जल होता है फ्रेंड्स जिसको पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करके अपने पूरे पौधे के तंत्र में अवशोषित करते हैं और अपना भोजन के निर्माण में और अन्य आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। गुरुत्व जल की अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए गुरुत्व जल ऐसा जल होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जो पौधों को नहीं मिल पाता। अधोभौमिक जल भी ऐसा जल होता है जो संस्तर 3 में पाई जाता है। काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पृथ्वी की जो हमारी धरा है, जो भूपर्पटी है, जो अंदर तक का जो इसका जो सिस्टम वो 4 पार्टों में बटा है। और पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी या संस्तर इसको बोलते हैं। संस्तर ए, बी, सी एंड डी। तो जो अधोभौमिक जल है वो संस्तर सी में पाया जाता है, तो ये जल भी पौधों को नहीं मिल पाता। इसलिए ऑप्शन सी केशिका जल जो होता है वो पौधों के जड़ अवशोषित करते हैं और अपना जो दैनिक जीवन का कार्य है वो पौधे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, खनिज पदार्थ भोजन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? गहन पारिस्थितिकी अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसे बोलते हैं डीप इकोलॉजी। तो इसका ऑप्शन है अर्नीज नेस, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी लिंडमैन एंड ऑप्शन डी टॉन्सले। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अर्नीज नेस। इनने 1973 में गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। उसका फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं मेंडल। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूँ तो लिंडमैन मैंने आपको बताया 10% नियम दिया था इनने। और टॉन्सले की बात करें तो ये इकोसिस्टम जो वर्ड दिया था वो टॉन्सले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 12% और ऑप्शन डी 5%। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी 5%। 5% कार्बनिक पदार्थ मृदा में एवरेज पाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसे अगर आपको लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑन करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2019 में पूछा गया था। रेंडियर कहाँ पाया जाता है? तो इसका है ऑप्शन ए टाइगा प्रदेश, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी टुंड्रा एंड ऑप्शन डी भूमध्य सागरी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो ये इसका जो भौतिकी रूप से इनका जोग्राफिकल जो एरिया है वो 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर, 60 से 70 डिग्री अक्षांश है वो वाला जो एरिया होती है वो टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। और फिर ऊपर जो है वो ध्रुवी आ जाता है, 60 से 90 जो है वो ध्रुवी आ जाता है। तो 60 डिग्री अक्षांश पे जो एरिया होता है 60 डिग्री अक्षांश वो टुंड्रा प्रदेश वाला एरिया है। भूमध्य सागरी इक्वेटोरियल रीजन जो है वो विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 से 15 डिग्री या 5 से 10 डिग्री का जो एरिया होता है वो भूमध्य सागरी होता है। टैगा वन की मैं बात करूं तो ये जो है 45 से 60 वाला जो एरिया है वो टैगा प्रदेश कहलाता है। सवाना की बात करूँ, सवाना डिजर्ट एरिया होता है जो अफ्रीका प्रदेश में पाए जाते हैं। जो सवाना प्रदेश जहाँ पे मरुस्थली प्रदेश होते हैं वो सवाना प्रदेश कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आगे अगला चैप्टर या इसी चैप्टर के अभी लगभग 50 क्वेश्चन बचे हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।